दिख रही है पीपीटी? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है शिक्षण की अवधारणा, आवश्यकता और महत्व। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि शिक्षण की क्या अवधारणा है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनका महत्व क्या है। अब शिक्षा जो है वो मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्त आदि समाविष्ट होती है। तो यह विभिन्न प्रकार के कौशल हुए या हमारा मानसिक, नैतिक, सौंदर्य विषयक, इसमें हर चीज केंद्रित रहती है। तो शिक्षा समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास करता है। जब एक पीढ़ी में वो ज्ञान आ जाता है तो वो दूसरी पीढ़ी को अपना ज्ञान देने की कोशिश करता है। तो ये हमारा एक शिक्षण कहलाएगा या अध्यापन जो है वो होता है। जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि ये दो रूपों में प्रयोग लाया जाता है। एक तो व्यापक रूप में, एक हमारा संकुचित रूप में प्रयोग करते हैं। तो इन चीजों को देखने से पहले सबसे पहले हम इसके उद्देश्यों को देखेंगे कि इसके ज्ञान प्राप्ति के या शिक्षण के या अध्यापन के उद्देश्य क्या है। ज्ञान के निर्माण के अर्थ को समझ सकेंगे। विद्यार्थी शिक्षा ज्ञान के निर्माण के रूप में समझ सकेंगे कि किस तरीके से हम ज्ञान सीखें और उसका निर्माण आगे करें उसे समझकर। फिर ज्ञान के निर्माण की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे कि किस तरीके का ज्ञान है हमारे पास और उसकी क्या विशेषता है, तो उसकी भी व्याख्या छात्र कर सकेंगे। अब शिक्षण और सीखने को प्रभावित करने वाले ज्ञानात्मक कारक को समझ सकेंगे। अब इसमें शिक्षण और सीखने वाले जो कारक हैं और ज्ञानात्मक जो कारक हैं, ज्ञानात्मक में दोनों चीजें आती हैं, प्रत्यास्मरण भी है, प्रत्याभिज्ञान भी है। तो दोनों चीजों के जो कारक हैं उनको विद्यार्थी समझ सकेंगे। अब इसमें ज्ञान की प्राप्ति के सामान्य सिद्धांत एवं शिक्षण युक्ति के शैक्षिक महत्व को समझ सकेंगे। इसमें कोई जो विभिन्न सामान्य सिद्धांत होते हैं शिक्षण के, कि किस के द्वारा हमें ये चीजें सीखनी है और कैसे सीखनी है, तो इन्हीं सिद्धांतों को ग्रहण करके जो सामान्य से सिद्धांत हैं उनको प्राप्त करके तो शिक्षण युक्ति के शिक्षक के शैक्षिक महत्व को समझ सकेंगे कि इसका शैक्षिक महत्व क्या है। और उसके बाद ज्ञान के प्रकार और उनके संबंधों की व्याख्या कर सकेंगे कि किस किस प्रकार का ज्ञान हमने प्राप्त किया और उनमें क्या संबंध है, तो उसकी व्याख्या भी विद्यार्थी कर सकेंगे। अब अगला इसके प्रस्तावना में हम ये देखते हैं कि शिक्षण का जो उद्देश्य है उसके सीखने की प्रक्रिया का संचालन करना है। अब शिक्षक अध्यापन करता है और छात्र सीखते हैं। तो शिक्षण का मुख्य कार्य सीखने की समुचित शिक्षण का मुख्य कार्य सीखने की जो समुचित व्यवस्था है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं इस शिक्षण से जुड़े रहते हैं। शिक्षण का कार्य सीखने की समुचित परिस्थितियों को उत्पन्न करना होता है जिससे छात्र अनुभव द्वारा क्रियाएं करते हैं और सीखते हुए नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता के मूल्यांकन का मापदंड सीखना होता है। जब भी हम शिक्षण प्राप्त करते हैं तो उसमें यदि प्रभावशीलता है तो फिर हम अच्छा जो ज्ञान है, अच्छा शिक्षण है, उसे प्राप्त कर सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस आधार पर हमने ये ज्ञान प्राप्त किया।
और किन मानदंडों पर इनको हम सीख रहे हैं, तो उसी के अनुसार हम इस ज्ञान को उपलब्ध करते हैं। अब अगले में हम सीखने सबसे पहले जान लेते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या है। अब ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण के अर्थ की बात की जाए तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियां, मूल्य आदि का प्रभाव पड़ता है। जब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में अगर लोग शिक्षित हैं तो फिर उसका सामाजिक प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ेगा, शासन प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो समाज में लोग हैं वो आपस में लड़ेंगे नहीं, या कोई उनको बात कहनी है तो बड़ी शालीनता से एक दूसरे से बात करेंगे। तो इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। अगर उनमें मूल्य विकसित हो गए, पूरे समाज में लोगों में मूल्य विकसित हो गए, तो वैसे ही समाज एक अच्छा समाज कहलाएगा। और अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो यदि शिक्षण प्राप्त करे हुए हमारी शासन व्यवस्था के लोग हैं और जो उनमें लीडर हैं, अगर वो शिक्षित है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक अच्छा शासन प्रणाली हो सकती है। तो जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक एवं दार्शनिक परिस्थितियां होंगी, वहां उसी प्रकार की शिक्षण प्रणाली होगी। तो हमें यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस चीज के आधार पर हम वहां के उसी के प्रकार की शिक्षण प्रणाली को माने। अब इसमें शिक्षण के अर्थ को अगर हम लेकर चलते हैं तो शिक्षण के जो अंग हैं या चर कह सकते हैं, वो शिक्षण के अंगों की अगर बात की जाए तो इसमें 3 प्रकार के हम वो मानते हैं। सबसे पहले तो जुड़ा हुआ होता है शिक्षण से शिक्षक और फिर शिक्षार्थी, और इन सब में भी पाठ्यक्रम। तो तीनों चीजों को मिलाकर ये शिक्षण का एक पूरा अंग बन जाता है कि अगर इनमें से एक चीज भी नहीं होगी तो फिर शिक्षण में कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। शिक्षक पढ़ा रहा है तो शिक्षार्थी उसे सुन रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो एक तरह से ये अध्यापन चल रहा है। उसके बाद आता है कि पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम ना हो तो शिक्षक क्या पढ़ाएगा, क्या वो एक्टिविटी करवाएगा। तो पाठ्यक्रम के द्वारा उसे एक वो मिल जाता है कि मुझे क्या करना है। उसमें पाठ्यक्रम में पूरे पाठ्यचर्या हमें पूरा सिलेबस पढ़ाना है। उसके अलावा विभिन्न कार्यक्रम जो कि शिक्षण के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी सम्मिलित करना होता है। तो शिक्षण में बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। शिक्षक है, शिक्षार्थी है एवं पाठ्यक्रम। तो ये हमारे शिक्षण के अंग कहलाते हैं। फिर डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, डॉक्टर राधाकृष्णन कह रहे हैं कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवीक और अपूर्ण है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो अगर प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है तो हम ये मानते हैं कि पूरा समाज हमारा एक शिक्षित समाज बन चुका है। अभी सरकार भी इतनी योजनाएं चला रही है कि सभी शिक्षित हो जाएं, किसी भी तरीके से लोग शिक्षित हो जाएं। तो छोटी कक्षा में फ्री एजुकेशन दे रही है, उसमें मिड डे मील की भी व्यवस्था कर रही है कि जो बच्चे इस तरीके के हैं जो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था हो जाए। किसी न किसी तरीके से वो एक पढ़ने के लिए उसमें आए कि हमें शिक्षित होना है। तो अगर इस तरीके से संपूर्ण समाज शिक्षित हो जाएगा, वो भी किसी कार्य के उससे ही कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके का महसूस किया
कि यदि कोई शिक्षित व्यक्ति है तो वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहा है। और इस समाज के निर्माण के कार्य में अगर शिक्षा इस तरीके से लगी रहे या उसका निर्माण न कर पाए समाज का, तो वो एक अपूर्ण शिक्षा कहलाएगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हमारा पूरा समाज धीरे धीरे विकसित हो जाए और शिक्षित हो जाए। अब अगला हमारा, हम जो बात कर रहे थे कि जो शिक्षण का अर्थ है उसको हम दो अर्थों में बता रहे थे कि एक तो व्यापक अर्थ है और एक संपूर्ण अर्थ है। तो उसी के उसमें देखते हैं कि शिक्षा के दोनों अर्थों में, व्यापक अर्थों में और समुचित संकुचित अर्थों में, शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है। और मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो सिखाने का काम व्यक्ति या वस्तु द्वारा किया जाता है और सबसे पहले समाज की सबसे छोटी इकाई जो कि परिवार है उससे सीखता है, फिर विद्यालय से सीखता है, समाज द्वारा सीखता है और फिर बाद में टेलीविजन है, नाटक आदि के माध्यम से भी सीखता है। तो इसका व्यापक अर्थ किस उसमें हम लेंगे। व्यापक अर्थ से तात्पर्य यह है कि केवल हमारा एक विद्यालय में जाकर पढ़ना यही एक शिक्षण का अर्थ नहीं है। हम शिक्षण व्यवस्था हमारी कहीं भी चल सकती है। हम विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं, जो मनुष्य का संपूर्ण जीवन है वो हम ये मान के चलते हैं कि सीखने का ही है काम, सीखता ही रहता है व्यक्ति। तो इस उसमें हम जब सीखने की बात करते हैं तो व्यापक रूप से सीखना हमारा वही सीखना है जिसमें मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अब प्रवृत्ति उसकी जिस तरीके की है, अगर वो एक अच्छा व्यक्ति है तो वो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहा है। अगर वो किसी तरीके से अपने मार्ग से भटक चुका है तो वो हो सकता है कि नेगेटिव, एक नकारात्मक विचारों का व्यक्ति बन रहा है। तो मनुष्य का जीवन तो है, लेकिन उसमें हम अलग अलग तरीके के, जिस तरीके के व्यक्ति की प्रवृत्ति है उसी के अनुसार सीखता रहता है वो। और सीखने का काम व्यक्ति या वस्तु दोनों के द्वारा किया जाता है। हम किसी भी व्यक्ति से कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो समाज है हमारे सामने, समाज ही सबसे छोटी एक समाज में इकाई है, परिवार। सबसे पहले हम परिवार से सीखते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो वो सीधे ही समाज के उसमें नहीं आ गया, वो पहले सबसे पहले अपने परिवार के टच में आता है। उसमें माता पिता हैं और भी जो परिवार के सदस्य हैं, भाई बहन हैं, और अगर दादा दादी जो भी परिवार में रह रहे हैं, उनकी वजह से वो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो सीखता है। तो उसका सबसे पहला जो सीखना है वो परिवार के माध्यम से चलता है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वह विद्यालय जाना शुरू कर देता है और विद्यालय में वो व्यापक रूप से वो अपनी जो भी शिक्षा है वो ग्रहण करता है। और उसके बाद समाज के द्वारा, समाज में वो रहता है, समाज से बहुत सारी चीजें उसे प्राप्त होती हैं। ये तो है नहीं कि अकेला व्यक्ति रह सकता है या अकेला ही पूरा जीवन बिता सकता है। समाज के माध्यम से भी उसे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो वो फिर समाज से भी सीखता है। और विद्यालय में उसके नए नए दोस्त बनते हैं या उसके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके माध्यम से भी वो सीखता है।
फिर धीरे 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 बहुत सारे ऐसे माध्यम उनके सामने आने लगते हैं, व्यक्तियों के सामने। टेलीविजन है, नाटक है, बहुत ही चीजें हैं जिनके माध्यमों से वो सीखता है। हो सकता है कि बाहर कहीं आप जा रहे हैं, वहां कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल गया, बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई कोई भी व्यक्ति है, तो अगर कोई ऐसी बात वो सुना रहा है और आपके कानों में अगर जा रही है, तो आप वहां से भी सीख रहे हो। तो इस तरीके से शिक्षण का बहुत एक बड़ा व्यापक रूप है, जो कि पूरा जीवन पर्यंत चलता रहता है सीखना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो व्यापक अर्थ के बाद हमारा जो अर्थ है वो एक संकुचित रूप में हमारे सामने आता है। संकुचित रूप में हम ये देखते हैं कि कभी हम स्कूल या ऐसा कोई संगठन है जिसके माध्यम से हम वहीं जाकर एक लिमिटेड समय में, एक निश्चित समय है उसमें हम एक शिक्षण व्यवस्था हमारी चल रही है, तो वो एक संकुचित रूप हो गया। केवल उसी दायरे में हम इन चीजों को सीख रहे हैं। उसके बाद हमारा शिक्षण के प्रकार भी बहुत सारे हमारे सामने आते हैं। अब शिक्षण के प्रकार में एक तंत्रात्मक शिक्षण है। एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक का स्थान शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधान माना जाता है और छात्र का स्थान गौण माना जाता है। अब इसमें केवल शिक्षक का ही रोल सबसे अधिक है। शिक्षक जो कहेगा वही होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत एक तंत्रात्मक शिक्षण है। शिक्षक के द्वारा वो प्रधान है। अब जो वो पढ़ा रहा है वो छात्र सुनेंगे, क्योंकि छात्र इसमें गौण स्थान रखते हैं। जब शिक्षक यदि कोई चीज पूछता है बच्चों से, विद्यार्थियों से, तो फिर वो बता सकते हैं, वरना इसमें शिक्षक बोलता रहता है, अपना व्याख्यान देता रहता है और जो छात्र हैं वो उसे सुनते रहते हैं। तो इसमें एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक ही महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है। उसके बाद है लोकतंत्रात्मक या जनतंत्र शिक्षण। अब लोकतंत्रात्मक का जो शिक्षण है, यह शिक्षण प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। इस शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब जो शिक्षक है वो अपनी बात कहता है और यहाँ छात्र भी, यदि उसे कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो पूछ सकता है शिक्षक से। तो शिक्षक का और छात्र का अंतः क्रिया वो भी चलती रहती है कक्षा में। शिक्षक अपना व्याख्यान देता है, वहां अगर कुछ बात समझ में नहीं आई तो शिक्षक कहता भी है कि अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, और छात्र भी जो उसे समझ में नहीं आता वो पूछता रहता है। तो ये जो शिक्षण है वो दोनों उसमें चल रहा है। तो इसमें जो मानवीय संबंध है शिक्षक और छात्र के, उन पर आधारित शिक्षण कहलाता है, क्योंकि यहाँ दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने का, जानकारी देने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयत्न के द्वारा वो शिक्षण जो प्रणाली है उसमें अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये एक लोकतंत्रात्मक या जनतंत्र शिक्षण इसलिए भी कहा गया है कि इसमें सभी को अपने जो वक्तव्य है या अपना जो मत है वो देने का अधिकार है। यदि शिक्षक कुछ कहना चाहता है तो वो भी कह सकता है, और छात्र भी अपना मत रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है। अब उसके बाद हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण में इस प्रकार का शिक्षण करते समय
जो शिक्षक है वो छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अगर शिक्षक चाहे तो छात्रों के द्वारा भी उसका प्रेजेंटेशन है या उसका जो कहना चाह रहा है वो आराम से उसमें कह सकता है। तो मित्रवत व्यवहार में जो भी उसकी परेशानी है, जो भी उसकी समस्या है, वो शिक्षक के समक्ष छात्र रख सकता है। और छात्र शिक्षक को भी यदि कोई छात्रों से कोई समस्या है या उनसे रिलेटेड कुछ कहना है तो वो कह सकता है, क्योंकि इसमें हस्तक्षेप नहीं होता किसी भी चीज का। शिक्षण आराम से वो प्रक्रिया चलती है। शिक्षक का मन है तो वो शिक्षक अपनी बात को मित्रवत जिस तरह से हम मित्र से अपनी परेशानी अपनी बात कर सकते हैं, उसी तरीके से हस्तक्षेप रहित शिक्षण में हम किसी भी तरीके की बात शिक्षक छात्र से और छात्र शिक्षक से, तो इस प्रकार का शिक्षण भी इसमें देखा जाता है। तो शिक्षण हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से शिक्षण हो सकता है। तो इसमें केवल यही नहीं हम मान सकते कि शिक्षण केवल विद्यालय में ही चलता है। अध्यापन कार्य जितना भी है वो केवल अध्यापन कार्य विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हम इनके माध्यम से ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जो हम शिक्षण का माध्यम बना सकते हैं। अब इन सभी प्रकारों के बाद हम ये देख रहे हैं कि शिक्षण की बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं हैं जिनके माध्यम से हम इन व्यवस्थाओं को भी देख सकते हैं। तो रायबर्न के अनुसार शिक्षण की परिभाषा क्या है? रायबर्न कह रहे हैं, रायबर्न महोदय ने शिक्षण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्य वस्तु। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो इसमें हमें यह देखने के लिए मिल रहा है कि ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके, पहले भी इसको देख चुके हैं। तो इन्होंने भी यही चीज बोली है कि शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्य वस्तु। जो भी पाठ्य वस्तु है वो शिक्षक पढ़ाता है, और पढ़ाता किसको है? शिक्षार्थी को। तो उन तीनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो आपस में ये तीनों चीजें जुड़ी हुई रहती है। तो यह संबंध बालक की शक्तियों का विकास करता है। अगर बालक एक शिक्षक से जुड़ा हुआ है और शिक्षक एक पाठ्य वस्तु से जुड़ा हुआ है, तो तीनों मिलकर शक्तियों का निर्माण कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बालक शिक्षक से कह सकता है, अगर उसमें हमें पढ़ाई के विषय में कुछ पूछना है तो पाठ्य वस्तु बीच में आ जाती है। तो पाठ्य वस्तु से बालक और शिक्षक दोनों रिलेटेड हैं, संबंधित होते हैं। तो इसमें उनके विकास में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमें ये रायबर्न ने बताया कि तीनों बिंदु जब मिल जाते हैं, इनमें जब संबंध हो जाता है तो बालक की शक्तियों का विकास संभव रहता है। अगला जो परिभाषा है वो थॉमस एम रिस्क के अनुसार है। थॉमस एम रिस्क ने शिक्षण की जो परिभाषा दी है उसमें इन्होंने कहा है कि सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देशन के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। अब सीखने के लिए जो निर्देश दिए जा सकते हैं, देते ही हैं, निर्देशन देते हैं हम कि इस तरीके से रहना चाहिए, ऐसे अपने जो पाठ है, पाठ्यक्रम है, उसे इस तरीके से निभाना चाहिए। तो यदि इस तरीके से बार बार सीखने के लिए निर्देश देते रहे
तो फिर शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। उस वक्त हम ये समझ सकते हैं कि शिक्षण चल रहा है। तो शिक्षण कब चल रहा है? जब हम किसी को सीखने के लिए, सिखाने के लिए निर्देशित करते हैं। तो इसी को थॉमस एमरिस्क ने बताया है। फिर ह्यूजेस और ह्यूजेस के अनुसार शिक्षण की परिभाषा, उन्होंने भी शिक्षण की परिभाषा इस तरीके से दी है कि शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना। तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया गया। तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया जब तक वह सीखा नहीं गया। इन्होंने भी बहुत अच्छी बात शिक्षण के कही गई है, शिक्षण से संबंधित इन्होंने भी बहुत अच्छा कहा है। देखो, इन्होंने कहा है कि जो भी सीखने का, जो शिक्षण का जो हम अर्थ है, वो ये मानते हैं कि सीखने में सहायता करना। जो चीज हमें कुछ सिखा रही है तो हम उसे शिक्षण कहेंगे। और शिक्षण तब तक नहीं हो सकता जब तक कुछ नहीं दिया गया है। हम एकदम अकेले एक कमरे में बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, ना हमारे पास कोई व्यक्ति है, ना कोई ऐसी वस्तु है जिससे हम सीख सकते हैं कुछ, और ऐसे खाली कमरे में आपको बिठा दिया जाए तो आप कुछ ग्रहण कर सकोगे? आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे जब तक हम किसी के संपर्क में नहीं आते। चाहे वो टेलीविजन है, रेडियो है, इस तरीके का या वस्तु है, अगर हम इन चीजों को भी देखें तो हम कुछ सीख सकते हैं। इन चीजों से भी काफी ज्ञान मिल सकता है। और यदि हमारे पास व्यक्ति हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे शिक्षक हैं, अगर इन लोगों के भी संपर्क में हम नहीं हैं तो भी हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो तब तक कुछ नहीं। तो इन्होंने ये एक अच्छी बात कही है कि तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया, जब तक हमें कोई कुछ नहीं सिखाता या पढ़ाता, तब तक वह सीखा नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति को, वो बचपन में बहुत छोटा है और उसे चीजें नहीं सिखाई जाएं तो उसे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, न किसी भी चीज का जानकारी उसको नहीं होगी। उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है। जब वो छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तब वो कर पाता है। तो कहीं ना कहीं तो ये कुछ सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, तो फिर व्यक्ति सीखा है। इसका मतलब कि शिक्षण सीखने में सहायता करता है। शिक्षण वो चीज है जो हमें सीखने में सहायता कराती है। तो इस तरीके से जो हमारे परिभाषाएं हैं वो भी हमें बहुत कुछ जानकारी दे रही हैं। अब एनएल गेज के अनुसार, एनएल गेज ने भी शिक्षण की परिभाषा दी है। उन्होंने, एनएल गेज ने शिक्षण की परिभाषा में कहा है कि शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का वह रूप है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार क्षमताओं में परिवर्तन लाना है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी परिभाषाएं हैं वो भी हमें ये बताने की वो कर रही हैं कि शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का एक रूप है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार क्षमताओं में परिवर्तन लाना है। कोई भी एक व्यक्ति जो सिखा रहा है तो दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। सामने वाला जो व्यक्ति है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे शिक्षक कुछ आपको पढ़ा रहा है तो आपके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि आप उन चीजों को सीख रहे हैं, जो आप में क्षमताएं हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, उनमें बढ़ोतरी हो रही है, आप उनमें आगे बढ़ रहे हो।
तो इन चीजों से क्या जानकारी मिलती है? अगर कोई विद्यार्थी या छात्र कुछ उनमें के व्यवहार में चेंजेस आ रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, यदि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो शिक्षक उसे ये चीजें समझाता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें इस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए। तो धीरे 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 वो शिक्षक की बात से प्रभावित होने लगता है, और प्रभावित होकर क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। वो गुस्सा करना कम कर देता है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, धीरे धीरे वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगता है, तो उसे पढ़ाई अच्छी लगने लग जाती है। तो उसके जो क्षमताएं थी, वो इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा था, अब वो अच्छे मार्क्स भी ला पा रहा है। तो इन चीजों में क्या हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। और किसके माध्यम से हो रहा है? शिक्षण के माध्यम से हो रहा है। तो ये हमारा शिक्षण का महत्व हमें दिखाई दिया। अब है B.F. स्किनर। अब B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षण की जो परिभाषा है, उसमें वो कह रहे हैं कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। जो पुनर्बलन मिलता है, उससे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। तो आकस्मिक प्रभाव पड़ता है, अचानक से प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब वो बच्चा कुछ नया काम करता है सीखने के बाद, तो हम उसको शाबाशी देते हैं कि वाह, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, और भी अच्छा करो। तो उससे क्या है, उसे एकदम से वो उससे प्रभावित हो जाता है, और फिर उसको पुनर्बलन मिलने के बाद वो और उस काम को करने लग जाता है कि मेरे सर ने, मेरी मैम ने मेरी तारीफ करी है, तो मैं इस काम को और अच्छा करके उनको दिखाऊं। तो स्किनर का कहना है कि शिक्षण तब अच्छा होता है, या शिक्षण तब हम मानते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है या सीख रहा है बच्चा, जब उसको समय समय पर पुनर्बलन दिया जाए, और पुनर्बलन से उन्हें आकस्मिक शिक्षण सीखने के लिए देखा गया। उनको ये देखने में आया कि शिक्षण हम तब अच्छा ग्रहण कर सकते हैं जब हम किसी को फीडबैक, पुनर्बलन देते चले। तो इनकी जो सीखने की, शिक्षण की परिभाषा थी, वो भी बहुत अच्छी सामने आई। अब योकम एवं स्पिनर के अनुसार शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपिक सदस्यों को जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाते हैं। अब इसमें जो अपरिपक्व जो लोग हैं, उनका जो समूह है, तो उससे, उस प्रक्रिया से उनको ये तात्पर्य उन्होंने जोड़ा कि जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को, जो इतना परिपक्व नहीं है, उन चीजों को सीखने में वो आगे नहीं आ रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाते हैं उन्हें। भाई जीवन तो चलाना ही है, तो उनको भी सामंजस्य करना सिखाते हैं कि अगर आप इस तरीके से नहीं, तो अपना जीवन इस तरीके से बिता सकते हो। फिर बर्टन के अनुसार, अब बर्टन ने कहा है शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है। तो इसमें शिक्षण जब है, तो हम उससे प्रेरणा भी ले सकते हैं, निर्देशन भी दे सकते हैं, और प्रोत्साहन भी ले सकते हैं। तो शिक्षण से हम सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले सकते हैं। अब B.O. स्मिथ के अनुसार, B.O. स्मिथ ने कहा कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। हम एक उद्देश्य लेकर चलते हैं, जैसे हम अभी जो शिक्षक है वो ये मान के चलता है कि आज मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मेरा ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, मैं आज शिक्षण के विषय में बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकूंगी। तो ये उद्देश्य हमारा है, और ये पूरा कैसे हो रहा है, हम ये निर्देशित क्रिया कर रहे हैं, हम उस चीज के बारे में जब बता रहे हैं, तो हमारा ये उद्देश्य पूरा हो रहा है। अब
अगला जो आता है वो है अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि शिक्षण हमें किस तरीके से देना चाहिए, क्या क्या उसकी परिभाषाएं हैं। अब है शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। शिक्षण तभी अच्छा हो सकता है जब वो सुनियोजित हो, एक नियोजित, एक प्लानिंग, योजनाबद्ध हो, तो फिर वो शिक्षण अच्छा हो सकता है। शिक्षण सुझावात्मक होना चाहिए। शिक्षण में सुझाव भी दिए हुए होने चाहिए कि हम इस चीज को जब आपको बता रहे हैं तो इससे क्या फायदा है या क्या नुकसान है। तो दोनों चीजें जब हम मान के चलते हैं तो वो और अधिक सीखता है व्यक्ति। इसका महत्व भी बताओ, हानि भी बताएं, लाभ भी बताएं, तो उससे वो और भी अधिक उसमें सीखेगा। अब शिक्षण दया एवं सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए। एक शिक्षक है, वो डंडा लेकर बैठ आता है क्लास में और पढ़ाना शुरू कर देता है। उससे जो बच्चे हैं वो इतना प्रभावित नहीं होंगे। और कई बच्चे ऐसे हैं जो बीमार रहते हैं या क्लास में उनके कुछ अलग ही स्थिति है, तो शिक्षक को चाहिए कि थोड़ी सी दया सहानुभूति उनके उसमें रखे, तो वो और अच्छा सीख सकेंगे। तो ये भी एक शिक्षण की व्यवस्था है, ये भी एक विशेषता है कि जब हम किसी दया और सहानुभूति पूर्ण काम करते हैं तो शिक्षण अच्छा होता है। और यही एक अच्छे शिक्षक की एक विशेषता है कि वो सभी छात्रों को लेकर चले और एक दया सहानुभूति से काम करे। अगला आता है अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। अगर हमें उस पढ़ाने से कुछ प्रेरणा मिल रही है, बच्चों को कुछ सीख मिल रही है, तो फिर वो शिक्षण और भी अधिक अच्छा माना जाएगा। तो हमेशा कुछ भी शिक्षण हो तो प्रेरणादायक होना चाहिए। अब अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, चाहे वो समाज में हो, विद्यालय में हो। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति शिक्षकों को भी मिलते हैं और विद्यार्थियों को भी मिलते हैं। अलग अलग विभिन्नता लिए हुए व्यक्ति, और इन सब विभिन्नताओं के आधार पर हमें ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए, ताकि किसी एक व्यक्ति को फायदा ना हो, विभिन्न सारे संपूर्ण व्यक्ति को उसका फायदा पहुंचे। अगला है शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक से मतलब ये है कि शिक्षण केवल शिक्षक तक ही सीमित ना हो। शिक्षक शिक्षक जो कह रहा है बस वही मानते हुए चले, चाहे वो बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो इसमें जो शिक्षण है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए कि शिक्षक जो कहना चाह रहा है वो भी कहे, लेकिन जो छात्र कहना चाह रहे हैं उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक एक बार और उसको रिपीट कर दे और बता दे, तो फिर ये शिक्षक का एक अच्छा रोल होगा। तो ये एक प्रजातांत्रिक रोल की तरह हो जाता है। अब शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही पाठ को 10 दिन हो गए, टीचर उसे पूरा ही नहीं करवा पा रहा, उसे ही पढ़ाई जा रहा है, उसे ही पढ़ाई। अरे भाई, कोई आगे बढ़ना भी है, प्रगति भी होनी चाहिए। दूसरे पाठ पर आओ, तीसरे पाठ है, चौथा, और एक ही चीज को रोज बताना, ये कहाँ तक ठीक है। तो हमेशा शिक्षण में प्रगति होनी चाहिए। एक चीज बच्चा सीख गया तो उसे और आगे वाली चीजें बताई जाए, फिर और आगे वाली, तो फिर ऐसे उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। तो प्रगतिशील शिक्षण होना चाहिए। फिर शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए। शिक्षण में कुछ ना कुछ निर्देश दिया हुआ हो कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, अब जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद आपको ये
इसके विषय में और जानकारी मिलेगी, या ये आपको करना है काम। तो इस तरीके के निर्देश देना भी आवश्यक हो जाता है। अब शिक्षण निदानात्मक व उपचारात्मक होना चाहिए। जो भी शिक्षण कर रहे हैं वो निदानात्मक भी होना चाहिए। सबसे पहले हमें उसमें बच्चों की जो कमियां हैं वो हम देखें कि बच्चा क्यों नहीं उसको पूरा कर पा रहा है, और फिर उसका उपचारात्मक भी होना चाहिए, उसका उपचार भी कुछ होना चाहिए। ये नहीं है कि हम केवल उनको ढूंढ तो लें उनके समस्याओं को, लेकिन उसका कोई उपचार ही नहीं करें, तो फिर क्या मतलब है। तो बच्चों की समस्याओं को ढूंढ लिया शिक्षक ने, लेकिन फिर उसका उपचार भी करें, तो फिर उसका जो बच्चा है, विद्यार्थी है, वो पूर्ण रूप से एक अच्छा विद्यार्थी बन पाएगा और अच्छा शिक्षण भी कर सकेगा। फिर है हमारे शिक्षण के उद्देश्य व महत्व। अब इसका महत्व क्या है? महत्व में शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। शिक्षण से बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। फिर है शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कोई उद्देश्य लेकर शिक्षक चलता है और शिक्षण के माध्यम से उसका वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। फिर शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात इससे समाज का विकास होता है। जो भी हम सीख रहे हैं वो समाज के लिए ही सीख रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है वो भी अपने समाज के लिए, इंजीनियर बन रहा है वो भी अपने समाज के लिए, शिक्षक बन रहा है वो भी। जो भी व्यक्ति कुछ सीखता है वो समाज के काम ही आना है। तो इसलिए जो सीखना है वो अच्छे प्रकार से एक उद्देश्यपूर्ण हो तो वो समाज के लिए काम आ सकता है। फिर है शिक्षण व्यावसायिक प्रक्रिया है, इस जिससे व्यवसाय करने में काफी सहायता मिलती है। शिक्षण जो भी हमें सीखना है या हम सीखते हैं वो हमारे व्यवसाय में हमें काम आ सकती है, सहायता मिल सकती है। हमारा सीखा हुआ जो ज्ञान है उस व्यवसाय में हमें कहीं भी काम दिला सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पढ़ते हुए रहना चाहिए, व्यक्ति को पढ़ते रहना चाहिए, नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी व्यवसाय के लिए जाते हैं तो उसमें हम एक नया शिक्षण उनको बताएं, ताकि जो शिक्षण के व्यवसाय है उस प्रक्रिया को हम पूरा कर सकें। यह एक तार्किक प्रक्रिया है जिससे तर्क करने का गुण भी विकसित होता है। तो इसमें तर्क इस तरीके से व्यक्ति कर सकता है, जब उसके सामने कुछ बताया जा रहा है तो वो उसमें तर्क कर सकता है कि सर ये चीज इस तरीके से नहीं, क्या इस तरीके से हो सकती है, या ऐसे ही क्यों होती है, या इसमें क्या गुण है जो इस तरीके से है। तो ये सारे जो गुण हैं वो उस विद्यार्थी में विकसित हो सकते हैं, तर्क करने वाले। तो जब तक वो जानेगा नहीं फिर तर्क कैसे कर सकता है। वो कुछ थोड़ा बहुत उसके विषय में जानता है इसलिए वो तर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से शिक्षा के जो प्रकार हैं वो भी हमें 3 तरीके से हमने देखे। औपचारिक रूप से ले सकते हैं, निरौपचारिक रूप से, और अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद हम औपचारिक शिक्षा प्रणालियां हैं। शिक्षा प्रणालियों में हम प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा बच्चों और युवाओं में स्थापित की जाती है पाठ्यक्रम, छात्रों को क्या पता होना चाहिए ये जानकारियां भी हम दे सकते हैं। तो इसकी समझ भी उनके अंदर विकसित होनी चाहिए। अब हम शिक्षण के जो स्तर हैं उनकी बात कर सकते हैं कि शिक्षा के जो स्तर हैं वो 3 प्रकार के बताए हैं। एक तो स्मृति स्तर, जो मेमोरी लेवल जो है वो कह सकते हैं। एक है बोध स्तर। तो बोध स्तर भी हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल और चिंतन स्तर। तो इसमें स्मृति लेवल में जो हर्बर्ट है वो स्मृति लेवल में
ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे छात्र पढ़ाई की विषय वस्तु को आत्मसात कर सके, यानी उसे पूरा याद कर लेता है। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण की या क्रिया पर जोर दिया जाता है। और जो स्मृति शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम पर महत्व दिया जाता है। इसी तरीके से बोध चिंतन भी है, जिससे बोध स्तर का शिक्षण विचारपूर्ण होता है। और बोध स्तर के प्रतिमान के जन्मदाता हेनरी सी मरीसन है। और फिर हमारे सामने चिंतन का शिक्षण आता है। चिंतन के स्तर में हमें यह देखने के लिए मिलता है कि बच्चों में आलोचनात्मक तथा मौलिक चिंतन उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके का जो स्तर है वो भी बच्चों में, विद्यार्थियों में डेवलप हो जाता है। तो आज का जो हमारा विषय था वो शिक्षण से संबंधित था, अध्यापन से संबंधित था, उसके लाभ हमने, विशेषताएं देखी। और फिर अब अंत में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण लिंक हैं जो कि आपको इसमें दिए गए हैं। आप इन लिंक पे जाकर अपना और ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब इसके जो एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। कल्पना, स्मृति, विस्मृति और ध्यान, इसमें हमारे आता है विस्मृति। फिर है दूसरा, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें प्रेरणा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण, भ्रमण। इसका उत्तर होगा वाक्य प्रयोग। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। द्वंद्व, चिंता, कुंठा, तनाव, तो इसका सही उत्तर कुंठा होगा। अब अगला जो प्रश्न है वो है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकीय विधि। इसका सही उत्तर है विकासीय विधि। अगला है, कल्पना जगत में विचरण होता है कौन से विद्यार्थियों का? शैशव अवस्था वाले, किशोर अवस्था वाले, बाल्यावस्था वाले या शैशव अवस्था तथा किशोर अवस्था वाले? तो इनमें ये शैशव अवस्था और किशोर अवस्था वाले इस तरीके के कल्पना जगत में रहते हैं। अब अगला हमारे सामने ये आता है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना। यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। तो इसका उत्तर होगा शैशव अवस्था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की ओर, मां की ओर, ध्वनि की ओर, भोजन की ओर। तो सबसे प्रथम, सर्वप्रथम किसकी ओर आकर्षित होता है? प्रकाश की ओर। सबसे पहले उसे प्रकाश दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो किशोर अवस्था में जो सही आंसर है वो असुरक्षा है। अंतिम प्रश्न आपके सामने, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। कौन सी प्रमुख समस्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो सबसे प्रमुख समस्या जो किशोर अवस्था की है वो है समायोजन करने की। समायोजन नहीं कर पाते किशोर अवस्था के बच्चे। तो ये आपका एक शिक्षण का आज पाठ पूरा हुआ। अब अगले विषय के बारे में
अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।